आप सभी को नमस्कार। हिस्टोरिका चैनल के स्टडी टूर में एक बार पुनः मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्लास 12th की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पूरा लेक्चर और नोट्स देख लिया है। अब मैं सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर, जिसमें लगभग 1200 वर्षों का 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का इतिहास समेटा हुआ है, इसके संभावित प्रश्न और उत्तर लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर को तत्परता से देखा है, वैसे ही आप लोग इसको भी देखेंगे और लाभान्वित होंगे। एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा कि नए नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट को लाइक करें, और अगर आपको कहीं पर भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स के द्वारा या फ़ोन के द्वारा आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। आप लोग जब भी वीडियो को कोई भी कंटेंट देखें तो पूरा देखें। 2-5 मिनट या आधा देख लेने से आपके समझ में पूरी बातें नहीं आ पाएंगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्नों की कड़ी की तरफ चलते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने ये है। महापाषाण क्या है? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी यानी कि 1000 BC के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में जो बड़े बड़े पत्थरों के ढांचे पाए गए हैं उनको महापाषाण कहते हैं। ये बड़े बड़े पत्थर कब्रगाहों के ऊपर, कब्रिस्तान पर जहां डेड बॉडी को बरीड किया जाता था, दफनाया जाता था, उसके ऊपर रख दिया जाता था, जिसको महापाषाण कहते हैं। शवों के ऊपर विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरण और औजारों को भी दफना दिया जाता था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी यानी लगभग 1200 वर्षों के इतिहास जानने के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। अभिलेख, इसके उत्तर में अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के, चित्र, स्मारक आदि। स्मारक में आपके ऐतिहासिक, धार्मिक या प्रशासनिक भवन भी हो सकते हैं। अभिलेखों में भी आपके शिलालेख और स्तंभ लेख, ग्रंथ में धार्मिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक। भारत में प्राचीन काल से विदेशी यात्रियों का आना जाना रहा है। उनके द्वारा छोड़े गए विवरण से भी हम उस समय इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ प्रमुख यात्री यूनानी हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायोनिसियस। चीनी यात्रियों में फाहियान, सुंग्यून, हुएंगसांग, इत्सिंग। इसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यह एक बहुत ही प्रमुख स्रोत है। मेगास्थनीज का विवरण, मेगास्थनीज यूनान का आया हुआ एक यात्री था जिसने भारत में विवरण भ्रमण करने के बाद यहाँ का विवरण इंडिका नामक पुस्तक में लिखा है। भारतीय धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथ में हर्षचरित का बाणभट्ट, मनुस्मृति, वेद और पुराण। अशोक, खारवेल, शक शासक रुद्रदामन, पुलमावी, गुप्त शासक समुद्रगुप्त, यशोधर्मन, पुलकेशिन द्वितीय आदि के द्वारा तैयार कराए गए अभिलेख। बौद्ध व जैन धर्मों के ग्रंथ,
लौकिक साहित्य क्या होता है कि वो कहानी, किस्से, उपन्यास की तरह से संबंधित धार्मिक साहित्य, इनके द्वारा हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 6ठी सदी ईसवी तक के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आहत और परिष्कृत सिक्के किसे कहते हैं? पंच मार्क्ड कॉइन। आहत का मतलब होता है जिनको पीट करके बनाया गया हो। ये शुरुआती सिक्के हैं जो कि चांदी, तांबे और कांसे की चादरों, शीट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन पर विभिन्न प्रकार के चिन्हों के निशान पीटकर या दबाकर बनाए जाते थे। ये चित्र हैं कुछ आहत सिक्कों के। और जो परिष्कृत सिक्के हैं, ढलवा, इनको यूनानियों के प्रभाव से धातुओं को पिघला करके फिर ढाल करके तैयार किए जाते थे। धातुओं को पिघलाकर सांचे में ढालकर बना दिया जाता था, उसके बाद उसको ऊपर से पॉलिश कर दी जाती थी। ये चित्र हैं ढलवा सिक्कों के। भारत में प्राप्त शुरुआती सिक्कों के बारे में लिखें, प्रश्न है। तो सबसे पहले भारत में जो सोने के सिक्के चालू किए वो कुषाण शासक विम कटफिश ने। सबसे ज्यादा जो प्राचीन सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं वो गुप्त काल के हैं। सिक्कों पर राजाओं के, देवताओं, जानवरों, राज चिन्हों, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, इनके चित्र उत्कीर्ण कर दिए जाते थे। सिक्कों पर राजाओं, देवताओं के नाम, वर्ष, वेद, धर्म वाक्य आदि भी अंक। अगला प्रश्न है, अभिलेख व पांडुलिपि में अंतर बताइए। आइए देखते हैं। अभिलेख ये हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, कठोर सतह पर। तांबा, लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि कठोर सतहों पर खुदे हुए शासकों के आदेशों को अभिलेख कहते हैं। इनमें शिलालेख, शिला मतलब पत्थर पर लिखा गया लेख, ताम्रलेख तांबे की सीट पर, काष्ठलेख, लौहलेख आदि नामों से भी जाना जाता है। प्राचीन काल से इसका प्रयोग किया जा रहा है। अभिलेख किसी विशेष महत्व या प्रयोजन के लिए लिखे जाते थे। प्राचीन शासक इन अभिलेखों द्वारा अपने आदेश व दिशा निर्देशों को जनता तक पहुंचाते थे। अभिलेख इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी सिलसिलेवार देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। पांडुलिपि क्या है कि ये सॉफ्ट सरफेस पर लिखा जाता था, हाथ से तैयार किया हुआ, जैसे कपड़ा, छाल, ताड़ के पत्ते, कागज, चमड़े पर या हल्की धातुओं पर इनको लिखा जाता था। ये ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और साहित्य महत्व की पांडुलिपियां होती थी। पांडुलिपियों से हमें कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। पांडुलिपियों का एक महत्वपूर्ण तथ्य इसका हस्तलिखित होना भी है। अभिलेखों को छेनी और हथौड़ी से लिखा जाता था, जबकि पांडुलिपि को हाथ से लिखा हुआ होता था, पेन से या इस तरह की चीज से। इसीलिए इसको हस्तलेख या हस्तलिपि भी कहते हैं। सामान्यतया यह मुलायम सतह पर स्याही से लिखित होती थी। अगला प्रश्न है, ये आप देख सकते हैं, ये पत्थर पर लिखा जो है ये अभिलेख है, और ये जो आप देख रहे हैं ये पांडुलिपि है, ये हाथ से लिखी हुई है।
इतिहास की पुनः निर्माण में अभिलेख और पांडुलिपि किस तरह सहायता करते हैं। हमें इतिहास के लेखन में ये एक स्रोत के रूप में सामग्री जो है कैसे सहयोग करती है। तो एक तो शासकों एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में इससे जानकारी होती है, लिपि और भाषा की जानकारी, भूमिदान और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी। हमें गुप्त शासक की पुत्री प्रभावती गुप्ता का दांगुन अभिलेख मिलता है जिसमें भूमिदान का जिक्र किया गया है। साम्राज्य का विस्तार, जहां तक अभिलेख मिलते हैं किसी शासक के या उसमें जिक्र किया है, तो इससे हमें उस समय के इतिहास की जानकारी भी प्राप्त होती है। वर्तमान समय के जब का अभिलेख होता है उस समय का सामाजिक और आर्थिक विवरण भी उसमें दिया हुआ होता है। अभिलेखों के द्वारा प्राप्त सूचनाओं की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। जो अभिलेख मिले हुए हैं उनके अध्ययन में कुछ समस्याएं आती हैं, किस तरह से उनका उपयोग किया जाए। तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं देखते हैं। तकनीकी समस्याएं, क्योंकि अक्षरों को छेनी और हथौड़ी के सहयोग से उत्कीर्ण किया जाता था, तो कहीं पर अक्षर हल्के ढंग से उत्कीर्ण हो गए। इसके अलावा जो पुराने अभिलेख हैं, क्षरण होता है तो उनके अक्षर टूट फूट गए हों, लुप्त हो गए हों। कुछ संदेशों के वास्तविक अर्थ को समझ पाना भी मुश्किल है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए या स्थानीय शब्दों का प्रयोग किया गया, या वे शब्द ही आज के समय में विलुप्त हो गए हों। प्रायः ये जो अभिलेख होते थे इसमें विशेष और बड़े अवसरों से संबंधित बातें लिखी जाती थी, या बड़े लोगों के बारे में ही इनसे जानकारी मिलती है। केवल राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक पहलुओं पर केंद्रित दैनिक क्रियाओं, सामाजिक जीवन और आम जीवन की यहाँ पर उपेक्षा की गई है। सामान्य लोगों के जीवन के बारे में अभिलेखों से कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। अभिलेख निर्मित करवाने वाले के दृष्टिकोण से पता चलता है कि वह किन बातों का जिक्र उसमें करवाना चाहता है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और यही अभिलेखों की प्रमुख समस्याएं या कमियां हैं। अभी तक जितने अभिलेख मिले हैं सबके अनुवाद ही नहीं किए जा सके हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि मिली है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है। आइए देखते हैं इसका उत्तर। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में हमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वे परिवर्तन आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में चिन्हित किए गए हैं। जैसे इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों के उदय, अब यहाँ पर महाजनपदों का उदय शुरू होने लगता है। लोहे के बढ़ते प्रयोग से कृषि क्षेत्र में उत्पादन में बढ़ोतरी, नगरों, गंगा घाटी में नगरों का विकास और सिक्कों का लेन देन में चलन शुरू होता है। इसी काल में बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है। इन दार्शनिक विचारधाराओं का उदय होने से समाज में एक नए प्रकार की क्रांति पैदा होती है। कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब लकड़ी के हल की जगह लोहे के हल का प्रयोग होने लगा। सिंचाई के साधन विकसित हुए। उपज बढ़ने से साधनों पर नियंत्रण के कारण बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान ये शक्तिशाली हुए और इन्होंने किसानों पर अधिक नियंत्रण प्रारंभ करना शुरू कर दिया। शासक वर्ग ने भूमिदान के द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की नीति को अपनाया,
जिसमें अग्रहार प्रमुख भूमि के रूप में चिन्हित की जाती थी, या साला भोग। अस्थाई सेना और नौकरशाही तंत्र का विकास प्रारंभ हो गया, किलेबंदी शुरू हो गई। शासकों द्वारा किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों और अन्य लोगों से कर तथा भेंट वसूलने की परंपरा की शुरुआत भी 6ठी सदी ईसा पूर्व से मानी जाती है। ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्रों की रचना संस्कृत में प्रारंभ की। इनमें शासकों सहित अन्य लोगों के लिए नियमों की रचना की गई। इसी समय पाली भाषा की भी शुरुआत होती है। कृषि क्षेत्र में संसाधनों पर नियंत्रण और अधिक धन इकट्ठा करने के लिए युद्ध के द्वारा राज्यों पर आक्रमण करके लूटपाट करना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में और 6ठी शताब्दी ईसवी के बीच कृषि क्षेत्र में हुए मुख्य परिवर्तनों का उल्लेख देखते हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग। गंगा की घाटी में धान की रोपाई तेजी से विकसित होने लगी। सिंचाई के लिए कुओं, तालाबों व नहरों का प्रयोग बढ़ने लगा। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क सेमी ड्राई एरिया में वहां पर अब खेती के लिए खुदाई, जमीन को खुदाई करने के लिए कुदाल का प्रयोग भी शुरू हो गया। उपज बढ़ाने के लिए उस समय जो साधन थे उस पर बड़े बड़े जमींदारों के द्वारा नियंत्रण करना और किसानों पर अधिक नियंत्रण आरंभ करने की परंपरा की शुरुआत होना। शासक वर्ग ने भूमिदान के द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की नीति अपनाया, जिसमें धार्मिक स्थलों को, पाठशाला को या ब्राह्मणों को जमीन दान देने की परंपरा की शुरुआत भी होती है। पीछे हमने चर्चा की कि इस समय जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बदलाव आए उसमें महाजनपदों का उदय भी है। तो ये महाजनपद एक शक्तिशाली राज्य के रूप में कैसे उभर करके आए, आइए देखते हैं कि जनपद से महाजनपद कैसे बने। आरंभ में जनपदों का उदय हुआ जो किसी राजा द्वारा शासित क्षेत्र होता था। धीरे धीरे संसाधनों और युद्धों के द्वारा अधिक शक्तिशाली और बड़े क्षेत्रफल पर राज्य की स्थापना होने लगी और उन्हीं को महाजनपद कहा गया। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। केवल गण और संघ जैसे मालव, यौधेय, वज्जी, मल्ल, लिच्छवी, पांचाल के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कुछ समूह लोगों का शासन था, कुलीन तंत्र था। वैसे 16 महाजनपद जो थे उसमें आगे चल करके 4 ही बचे। प्रत्येक महाजनपदों की अपनी एक किलेबंद राजधानी होती थी। अस्थाई सेना, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से ही नियुक्त किया जाता था, और नियमित नौकरशाही का विकास शुरू हो गया महाजनपदों के उदय के कारण। धर्मशास्त्रों के अनुसार शासन संचालन और सामान्यतः ये राजा ही, क्षत्रिय वर्ग के लोग ही शासक बनते थे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूलना था। फिर ये जो महाजनपद थे ये आपस में शक्ति के लिए संघर्ष करने लगे और उनमें मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर करके सामने आया। आइए हम देखते हैं कि मगध जो है सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कैसे बना। मगध के एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों। ये सीबीएसई बोर्ड का सबसे प्रिय प्रश्न है इस चैप्टर का।
यह अक्सर आता है परीक्षा में, 4 नंबर और 8 नंबर दोनों में ही इसको पूछा जा चुका है। तो महत्वाकांक्षी शासक, उनके शासक बड़े महत्वाकांक्षी थे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, आगे चल करके इसी कड़ी में सम्राट अशोक तक भी आए, जिन्होंने मगध से शासन किया। वहां पर लोहे की खानें थी, जिससे हथियार बनाना, कृषि के लिए औजार बनाना ज्यादा आसान हुआ। गंगा के मैदान में धान की खेती होने लगी, क्योंकि मिट्टी बड़ी उपजाऊ थी, और आने जाने के साधन के रूप में भी गंगा नदी का प्रयोग हुआ। झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में जंगल होने की वजह से सेना के लिए हाथी उपलब्ध थे। वहां की जो राजधानी थी वो 2 जगह पर थी। पहली राजधानी उनकी राजगृह थी, जिसको राजगाह पाली भाषा में कहते हैं, यानी राजा का घर। ये किलेबंद शहर था, और आगे चल करके पाटलिपुत्र में गंगा के किनारे मगध की राजधानी विकसित की गई। गंगा के रास्ते से व्यापार और वाणिज्य भी काफी आसानी से किया जा सकता है, इसलिए मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में आगे विकसित हुआ। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के इतिहास की पुनर्रचना के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उल्लेख किया है। ऐसे किन्हीं 4 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। आइए हम देखते हैं वे कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी चाणक्य जो थे वो मौर्य दरबार में मंत्री भी थे। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलनी है, इन सारी चीजों को लेकर के जो पुस्तक लिखी उसका नाम अर्थशास्त्र। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक यूनानी यात्री भारत का वर्णन देता है, जिसका नाम मेगास्थनीज था। इसने भारत की यात्रा की और इंडिका नामक पुस्तक लिखी। अशोक के अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में मौर्य इतिहास की जानकारी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मूर्ति कला, उस समय की मूर्ति कला भी बहुत सहयोगी रही। आहत सिक्के, जिसकी चर्चा मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में की है। बौद्ध और जैन साहित्य, जिनसे हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। पुराण भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अशोक के अभिलेख की बात अभी पिछले प्रश्न में हुई है। आइए हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं व लिपियों में लिखे हुए मिले हैं। आपको बता दें कि अशोक का जो अभिलेख है, इसको पढ़ने में एक अंग्रेज अधिकारी ने 1837 में सफलता प्राप्त की, जिसका नाम जेम्स प्रिंसेप था। उसी ने ही देवा नाम पीएम पियदस्सी का अर्थ जो है अशोक से लगाया। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में जो मिला वो ब्राह्मी लिपि, यूनानी भाषा खरोष्ठी लिपि और अरामेइक भाषा ग्रीक लिपियों में मिलते हैं। जेम्स प्रिंसेप को 1837-38 में ब्राह्मी लिपि पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। सम्राट अशोक ने ब्राह्मी लिपि में लिखित संदेश को सर्वप्रथम कनिंघम के सहकर्मी इसी जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। आइए हम इनका अर्थ समझ लेते हैं। शिलालेख जो बड़े बड़े पत्थरों पर उसी स्थान पर छांट करके लिख दिए गए। स्तंभलेख वे लेख थे जो पत्थर के टुकड़े को काट करके उस पर लिखा गया और कहीं दूर ले जाकर के उसको सेट किया गया। और गुहालेख जो केव्स वगैरह थी उनमें जो लेख लिखे गए वो गुहालेख कहे जाते हैं।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो मौर्य प्रशासन केंद्र से ग्राम तक 6 स्तरों में बांटा गया था। केंद्रीय प्रशासन, इसमें सम्राट तथा उसका मंत्रिपरिषद आता था। प्रांतीय प्रशासन में मौर्य प्रशासन के 5 भाग में बंटे होने का पता चलता है। उत्तर में राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ राजधानी सुवर्णगिरी, पश्चिम में राजधानी जिसकी उज्जैन थी, पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र, और कलिंग जो उड़ीसा का भाग है, राजधानी तोसली। मंडल प्रशासन, प्रांत विभिन्न मंडलों में विभक्त थे और मंडल का जो अधिकारी था उसे प्रदेष्टा कहा जाता था। जिला प्रशासन, मंडल को फिर छोटे छोटे जिलों में बांटा गया था। यहाँ का शासन समाहर्ता, रज्जुक तथा युक्त द्वारा चलाया जाता था। समाहर्ता का कार्य था कर संग्रह करना, जबकि रज्जुक जो था वो न्यायिक अधिकारी था, युक्त पुलिस अधिकारी होता था। नगर प्रशासन क्या था? ये जिले से नीचे नगर प्रशासन होता था और इसकी देखभाल के लिए 6 उप समितियां बनाई गई थी, जिसका जिक्र मेगस्थनीज भी करता है। फिर प्रांतों का शासन राजवंश के व्यक्तियों के द्वारा ही चलाया जाता था, जिसे कुमार अथवा आर्यपुत्र कहा जाता था। नगर का प्रशासनिक अधिकारी नागरक होता था, गोप तथा स्थानिक उसकी सहायता करते थे। ग्राम प्रशासन का जो मुखिया था उसे ग्रामणी कहा जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार 30 सदस्यों के मंडल द्वारा नगर प्रशासन संचालित होता था। यह मंडल 6 समितियों में विभाजित होता था तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प से, द्वितीय विदेशियों की देखभाल से, तृतीय जन्म मृत्यु पंजीकरण से, चौथा व्यापार से, पांचवां वस्तुओं के उत्पादन स्थल के निरीक्षण से तथा छठवां बिक्री कर से संबंधित होता था। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म से आपका क्या अभिप्राय है? अशोक का धम्म जो था वो बहुत ही साधारण था। उसमें बड़ों का आदर करना, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के प्रति उदार व्यवहार, दूसरे के धर्म और परंपराओं का आदर करना, धम्म महामात्र की नियुक्ति, और इसके अलावा अशोक ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए थे, सड़कों के किनारे छायादार फलदार वृक्ष लगवाए थे। ये भी उसके धम्म की नीति ही थी। जीवों के प्रति दया भाव रखना, धम्म महामात्र, अभी पिछले प्रश्न में इसका जिक्र आया, ये कौन थे? सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त विशेष धार्मिक अधिकारी होते थे। धम्म के प्रचार प्रसार के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी और ये लोगों की धार्मिक गतिविधियों का निरीक्षण करते थे। राजा के आदेशों को अभिलेखों से पढ़ करके जनता को सुनाते थे। कुषाण शासक, इसी चैप्टर में इनका भी जिक्र है। ये कौन थे, आइए देखते हैं। चीन में रहने वाली यह एक कबायली जाति थी और मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक एक विशाल साम्राज्य पर इन्होंने शासन किया। दिल्ली, मथुरा, आगरा, राजस्थान, पंजाब, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा इनके द्वारा शासित था। भारत में सोने के जो सिक्के सबसे पहले के मिलते वो कुषाणों ने ही जारी किए थे। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था।
कुषाण शासकों ने अपनी उच्च स्थिति के उदाहरण के लिए किस प्रकार प्रस्तुत किया कि हमारी स्थिति बहुत उच्च थी, कैसे बताया लोगों को। दैविक राजा कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। शासक अपने को देवतुल्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया करते थे। इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। कुषाण शासकों द्वारा विशालकाय मूर्तियों का निर्माण किया गया। स्वयं की आदमकद प्रतिमा का निर्माण करवाते थे लोग। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं किसे कहते हैं। ये बुद्ध से जन्म के पूर्व से जुड़ी हुई जो कहानियां थी बुद्ध के जन्म की, और पाली भाषा में जिनकी रचना की गई थी उन्हें जातक कथाएं। अग्रहार से क्या समझते हैं। अग्रहार का नाम मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में लिया था। ये एक ऐसा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार से कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार प्राप्त था। तो उस क्षेत्र को जो ब्राह्मणों को दान कर दिया जाता था उसे अग्रहार कहते थे। श्रेणी से आपका क्या अभिप्राय है। श्रेणी ये व्यापारियों का एक संघ था और उत्पादकों का। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी और फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। श्रेणियों के द्वारा हुंडी चलाने का भी जिक्र मिलता है। हुंडी क्या थी, जैसे आजकल का चेक है, उसी को उस समय हुंडी के रूप में कहा जाता था। कुछ श्रेणियां जैसे मसत्वन तमिल में, सत्वा और सेट्टी महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में, ये सफल और धनी व्यापारी जो जल और थल दोनों मार्ग से व्यापार करते थे, ये इन लोगों की श्रेणियां होती थी। आप लोगों को ये पूरा वीडियो कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे कंटेंट एनसीईआरटी की बुक से, विकिपीडिया से, और जो इमेज हैं वो डिफरेंट स्थानों से लिए गए हैं। मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आएगा। इसके बाद अगले कुछ दिनों में आपको क्लास 12th की हिस्ट्री का 3rd चैप्टर का वीडियो देखने को मिलेगा। धन्यवाद।